ताली बजा रहे थे बैकग्राउंड में, करेक्ट। ये वीडियो लेके मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, देखिए इधर आप दे देंगे, बताएंगे कि ये हिंदी में है, ठीक है ना जी। ये मुझे एग्जाम्पल मराठी में चाहिए, हाँ, और गुजराती रखेंगे, हाँ। ત્રીજી ટર્મમાં જગતનું પ્રથમ 3 અર્થશાસ્ત્રમાં એક નામ ભારતનું હશે। पालघर लगता तो है कि मुंबई के एकदम पास है, पर वहाँ पे 90% ऑफ द पॉपुलेशन वो ट्राइबल है। क्योंकि ट्राइबल है, पर उनको वहाँ पे हम सोच नहीं सकते हैं कि उन्होंने वहाँ के बच्चों ने कभी दूध नहीं पिया है। वो न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। हम लोग उनकी न्यूट्रिशन पे, मिनिमम डाइटरी न्यूट्रिशन पे हम काम करते हैं, जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स में, वॉर सिनेरियोज में या मैनमेड क्राइसिस के टाइम में हम एक हॉस्पिटल सेटअप कर सकते हैं ऑन साइट, और ट्रीटमेंट वहीं के वहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो सारा वेस्ट जो कलेक्शन होता है ना, उसको हम ये दोनों प्लांट में हम लोग ट्रीट करते हैं, और बेसिकली उसमें से हम लोग बायोगैस जनरेट करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो हम लोग यूटिलाइज करते हैं प्लांट में, और बाकी का जो बच जाता है वो हम लोग गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बेच देते हैं। हम दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर सुशासन महोत्सव 2024 चल रहा है। रामभाऊ मालगी प्रबोधनी की तरफ से ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है, और उसके स्पॉन्सर हैं पूनावाला फिनकॉर्प। यह तमाम स्टॉल्स आप देख पा रहे होंगे लगे हैं, अलग अलग राज्य सरकारों के हैं, और तमाम इनिशिएटिव्स सरकार के जो है उनके बारे में बातचीत करने के लिए हम लोगों से बात करेंगे। स्टॉल्स, पहला स्टॉल यहाँ पर देख रहे हैं आप, प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री। तो इस स्टॉल पे हैं, समझते हैं कि किस बारे में है ये स्टॉल। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता, और मैं मेंबर टास्क फोर्स हूँ। प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के भीष्म क्यूब्स हॉस्पिटल के लिए मैं काम कर रही हूँ। हम समझना चाहते हैं कि आरोग्य मैत्री किस बारे में है। तो आरोग्य जैसे मतलब है कि रोग से मुक्त, और मैत्री का मतलब है दोस्ती, मित्रता। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये इनिशिएटिव है, जिस पे मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलके काम कर रही है, जिसे NSCS हेड कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने एक मिनी हॉस्पिटल सेटअप तैयार किया है, जो एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, काइंड ऑफ अ मॉड्यूलर ट्रॉमा किट, जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम के लिए, जिसमें हम हॉस्पिटल को पेशेंट तक पहुंचाते हैं, जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स में, वॉर सिनेरियोज में या मैनमेड क्राइसिस के टाइम में हम एक हॉस्पिटल सेटअप कर सकते हैं ऑन साइट, और ट्रीटमेंट वहीं के वहीं स्टार्ट कर सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली अयोध्या में राम जन्मभूमि के उद्घाटन के उपलक्ष्य में हमने वहाँ पे 8 दिन के लिए हमारा हॉस्पिटल सेटअप किया, जिसमें हमने काफ़ी जानें बचाई हैं वहाँ पे। तो ये कह सकते हैं एक तरीके से कोविड के बाद ये आइडिया आया कि ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर एक्चुअली हम वीडियो एक बार चलाइए, नरेंद्र मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था ग्लोबल, जब हमारा G20 समिट हुआ था, उस टाइम उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, और उन्होंने उसमें बताया था कि अब हम देश दुनिया में कैसे सहयोग और ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे मेडिकल एड्स, मेडिकल हेल्प के तौर पर। बिल्कुल, ये जो मशीनरी काफ़ी रखी हुई मैं देख रहा हूँ, तो कुछ जो हम लोग की आम भाषा में मुझे लग रहा है वो जनरेटर सा लग रहा है। कुछ ये किस बारे किस चीज़? ठीक है, देखिए ये अगर आप इसको देख सकते हैं, तो ये हमारा जो क्यूबॉइड है वो एक खुले फॉर्म में है। इस तरह से खोलने के बाद में वो ऐसा दिखता है। ऐसे 2 सेट हैं, जिसके अंदर ये एक क्यूब हमने लाइव यहाँ रखा हुआ है, ऐसे 36 मिनी क्यूब्स हैं। हमने इनके ऊपर इसके ऊपर हमने स्टिकरिंग करी है। इन स्टिकर्स पे हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन के इसके अंदर क्या रखा हुआ है हर एक डब्बे में, वो हमने डाला हुआ है। इसमें एक क्यूबॉइड में 36 मिनी क्यूब्स है, और ऐसे 2 का सेट है। कई जगहों पे हमने क्यूब्स की जगह, जैसे हमारा ये जनरेटर है, ये हमारा अपना, आपको ये कहीं पे भी बाहर रेडली अवेलेबल नहीं मिलेगा, ये कस्टमाइज्ड है, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमने बनवाया है। ऐसे ही हमारे पास मिनी फ्रिज है। काम क्या करती है मशीन? ये जनरेटर है, जनरेटर नॉर्मल पावर बैकअप के लिए, पावर प्रोवाइड करने के लिए ये इसके अंदर आ जाता है। अच्छा। ये इतना छोटा है कि इसके अंदर आ जाता है, और ये पावर बैकअप है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी फील्ड में, कहीं भी साइट पे ऑब्वियसली लाइट नहीं होती है। तो हर वो चीज़ जो आप सोच सकते हैं एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए, वो हम कॉम्पैक्ट वे में पैक करके इन क्यूबॉइड्स में दे रहे हैं। लगभग 336 आइटम के करीब इसके अंदर हैं। एक और बहुत खास बात है, कोई बैग अपने पास है जो हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं? हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ जी। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सर्जिकल स्टेशन है। ये सर्जिकल स्टेशन भी इसी का पार्ट है। ऐसे हम 6 से 7 स्टेशन साइट पे लगा सकते हैं।
सर्जिकल स्टेशन में बेसिक माइनर सर्जरीज करने के लिए या फिर लाइफ सेव करने के लिए इनिशियली जो भी बेसिक इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, हाई एंड इक्विपमेंट्स, वो सारे हमारे पास हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास डिफिब्रिलेटर है, हमारे पास AED मशीन है, हमारे पास मल्टीपैरा मॉनिटर है, और ये जो स्ट्रेचर आप देख रहे हैं ये भी हम हमारे क्यूबॉइड के ऊपर ही रैप करके देते हैं। इसमें स्ट्रेचर्स भी हैं, इसमें सारे ये देखिए आप सर्जिकल प्रॉपर ये मूवेबल हॉस्पिटल मान ले इसको, कि अर्जेंसी में कहीं जरूरत है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम हॉस्पिटल को पेशेंट तक पहुंचा रहे हैं बजाय पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए, क्योंकि जो गोल्डन आवर है जो हम लूज कर देते हैं और जिससे मैक्सिमम जाने जाती हैं, हम उसको सेव कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा क्या होता है कि आपदा के समय में बहुत सारे एड सब जगह से आते हैं पर सामान बहुत वेस्ट होता है। सही सामान क्या है, कहाँ से निकालना है, वो हमें पता नहीं होता। तो हम इसके लिए एक ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं, यूज़र फ्रेंडली ऐप है भीष्म ऐप, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा आइटम, कौन सा सामान, कौन सी ज़रूरत की चीज़ कहाँ रखी हुई है, कहाँ से आप निकाल सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कैसा है। हमने उसके बारे में छोटे छोटे वीडियोज़ भी उसमें दिए हैं। हम ये हॉस्पिटल सेटअप कैसे करना है हमने उसमें ये भी बताया है, जिससे जैसे आप हैं कोई भी नॉन मेडिको अगर ऑन साइट पे है, देखिए डॉक्टर्स 2 ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसी जगह पे, पैरामेडिक्स 6 होंगे, 8 होंगे, तो कोई भी मदद कर सकता है उस ऐप की हेल्प से। कैसे मदद कर सकता है कि कुछ नहीं है तो ज़रूरत का जो सामान है वो जाके डॉक्टर को पकड़ा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हमने ये किटिंग करी है ना। तो जैसे ये आप देख सकते हैं कि चेस्ट सील किट है या चेस्ट ट्यूब किट है, या हमने ये सुप्राप्यूबिक सिस्टोमी किट रखी हुई है। हमने सामान की किटिंग करी है। सामान की किटिंग का मतलब ये है कि मान लो अगर आपको चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, या बुलेट इंजरी हुई है, तो आप वो पर्टिकुलर किट निकालेंगे, किट को खोलेंगे और उसके अंदर हर वो ज़रूरी चीज़ जो उस समय उस सिचुएशन हेल्थ केयर के लिहाज से सब चीज़ें होंगी, सब चीज़ें इसके अंदर हैं। कोई और सिचुएशन है, हमारे कोई ट्रेजेडी हो गई है, एक्सरे मशीन भी है जो बिल्कुल वही छोटी सी एक्सरे मशीन है जो वहीं पे एक्सरे करके 3 सेकंड में रिजल्ट दे देती है। चलो आसान भाषा में कहें, आपने कॉम्पैक्ट किट प्रॉपर तैयार की है, कॉम्पैक्ट हॉस्पिटल कह सकते हैं उसको। हॉस्पिटल हमने तैयार किया है। इसमें शुरुआती जरूरतें सारी होंगी, उसके अलावा एक छोटा सा हॉस्पिटल बेसिक बेसिक सर्जरीज, माइनर सर्जरीज भी आप ऑन साइट ही कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो इसमें आप देख रहे हैं, चाहे वो लाइट है, चाहे ये इक्विपमेंट्स हैं, चाहे ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे मेडिसिन हैं। मेडिसिन को हमने इस तरह से अंदर अरेंज किया है, उस पर भी हमने ऐसे लेबलिंग करी है कि आपको एग्जैक्टली पता है। और उसका नेमिंग हमने मेडिसिन का नाम ऐसे नहीं लिखा है, हमने बड़ी लेमैन लैंग्वेज में हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कि पेन रिलीफ है, कि लोकल एनेस्थेटिक है, क्या है, उस तरह से, ताकि मान लीजिए कहीं इंटीरियर में जाए, गाँव में जाए, तो वहाँ लोग बहुत ही आसान हो जाए मदद करने के लिए, इलाज के लिए। जैसे कि मान लीजिए किसी को इसकी हेल्प चाहिए, या ये जो आपने टेम्परेरी सेटअप बनाया है किसी को चाहिए, मान लीजिए किसी भी गांव में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में किसी को चाहिए, तो कैसे मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट है, वो हमसे लेकर ऑर्डर्स देके इनको वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे हैं, हम ऑलरेडी म्यांमार भेज चुके हैं, हम श्रीलंका दे चुके हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने श्रीलंका गिफ्ट किया है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स लाइन अप है जो इंडिया में भी और इंडिया के बाहर के लिए भी। अच्छा, मतलब इसकी सप्लाई बाहर भी हो रही है, हेल्प के तौर पे हो रही है कि नहीं, ये हेल्प के तौर पर भी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, और बाकी ये सेल पर्पस के लिए है। तो इसको हॉस्पिटल्स वगैरह भी इंडिया में ले रहे होंगे? हाँ, अभी बहुत कीन है, अभी सब बहुत कीन है, और सब ये चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। इवन हमारी एयरफोर्स ने भी ऑर्डर दे रखे हैं, तो हमारी आर्म फोर्सेस भी ले रही हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी ले रही हैं, और हम बाहर भी भेज रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी भी अप्रोच कर रही है। तो सबको ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉम्बिनेशन आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। यूजुअली क्या होता है ना, दवाइयाँ जा रही हैं। अच्छा, इसमें एक और बहुत खास बात है, हमने साथ में क्रू के सर्वाइवल के लिए भी सामान रखा है। हम स्लीपिंग टेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, स्लीपिंग बैग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसमें रेडी टू ईट फूड दे रहे हैं, इवन खाना बनाने की थोड़ी छोटी मोटी सामग्री दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं। तो बेसिक भाई जो बचाने जा रहे हैं, जो सेव करेगा उसको भी तो जिंदा रहना है उतने दिन, हम उसके लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल ऐसी किसी भी जगह सेटअप हो सकता है जहाँ पर कुछ भी नेचुरल हैजार्ड जैसे प्रॉब्लम हो, बिल्कुल, कोई वॉर सिचुएशन हो, की सिचुएशन में, वॉर सिनेरियो में, या फिर मैन मेड क्राइसिस में कहीं कुछ भी हो जाता है, आप ये ले जाके नियरेस्ट साइट पे जहाँ पे लगभग 1000 स्क्वायर फीट भी एरिया है, तो आप हॉस्पिटल सेटअप कर लेंगे, और पूरा हॉस्पिटल सेटअप करने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। अच्छा, जैसे कि एक किट मान लीजिए, अगर मैं प्राइस के हिसाब से जानना चाहूँ कि एक पूरा हॉस्पिटल, किटिंग नहीं है, ये पूरा एक हॉस्पिटल जो हमारे 2 क्यूब का सेट है, तो जो हम जिस भी प्राइस पे दे रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे इंडिया के लिए और इंटरनेशनल पर्पस के लिए थोड़ा सा प्राइस वेरी करता है, पर उसमें हमारी ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है। तो हम 6 से 12 लोगों को
ट्रेन भी कर रहे हैं। ट्रेनिंग में हम बेसिक मेडिकल जो भी वो होती हैं साथ में, मतलब हम मेडिकल सिनेरियोज़ के भी ट्रेन कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट्स के लिए भी ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा हम ये हॉस्पिटल सेटअप कैसे करना है उसके लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ आइडिया आप दे सकती हैं प्राइस का इसका, कि अलाउड नहीं है अभी बताना? जी, डिस्क्लोज मैं ऐसे प्राइस नहीं कर सकती हूँ, पर मैं आपको एक क्लोज आइडिया दे सकती हूँ कि एक का प्राइस 3 करोड़ के आसपास है। एक पूरा सेटअप बनाने के लिए लगभग 3 करोड़। हाँ जी, ये सब वो है, मतलब ऑन पेपर्स चीज़ें जैसे होते हैं। बाकी तो फिर गवर्नमेंट लाएगी तो सब्सिडीज भी होंगी तमाम तरह की। हाँ, मतलब वो तो अलग अलग, अब जैसे जहाँ जाएगा ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर चीज़ तो नहीं कही जा सकती, बट ये है कि ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, इंडिया तो बहुत ही। थैंक यू। आइए दूसरे स्टॉल्स पे चलते हैं। वहाँ पर यहाँ कई स्टॉल्स लगे हुए हैं, अलग अलग राज्य सरकारों के स्टॉल्स भी हैं। देखिए मध्य प्रदेश का स्टॉल लगा हुआ है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का स्टॉल लगा हुआ है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का स्टॉल लगा हुआ है, हिंदुस्तान एग्रो कोऑप लिमिटेड का स्टॉल लगा हुआ है। ये किस बारे में स्टॉल भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एरन गोंसाल्विस है, हम हिंदुस्तान एग्रो कोऑपरेटिव लिमिटेड से हैं। ये बेसिकली फूड इरेडिएशन है। ये स्टोरेज, तो ये जो दोनों सैंपल आप देख रहे हैं ये सेम टाइम के आए हैं, मोस्टली अबाउट लेट्स से रफली अबाउट 6 मंथ्स के आसपास। बट आप नोटिस करोगे इसके स्प्राउट्स निकलेंगे, इसके स्प्राउट्स नहीं निकले हुए। आप कह रहे हैं ये प्याज 6 महीने पुराना है? 6 महीने पुराने हैं। हाँ। पर अगर आप आज मार्केट जाओगे और ये प्याज को काटोगे और वो 6 महीने वाले प्याज को भी ये प्याज को काटोगे और आज मार्केट के भी प्याज को काटोगे, आपको कुछ फर्क दिखाई नहीं देगा। इसमें एक प्रोसेस है कॉल्ड फूड इरेडिएशन, जिसमें हम न्यूक्लियर की जो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है कोबाल्ट 60 उसमें से निकलने हुए गामा रेस को यूज़ करते हैं और इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पॉज कर लेते हैं ताकि इसमें कभी स्प्राउट ना निकले, कुछ ना निकले, और इससे शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी हमारे पास स्टोरेज के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। स्टोरेज के लिहाज से, प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है हो रही है। अभी मिला जब ज़्यादा हो जाए इसका प्रोडक्शन तब इसको सेव कर लिया जाए ताकि जब कमी आए उस समय प्राइस हाइक ना हो। उस लिहाज से जो अनियन एज अ क्रॉप जो है साल में सिर्फ 2 बार आता है। ओके, इट्स नॉट अ क्रॉप दैट कम्स थ्रू आउट द इयर्स लाइक अदर्स। तो जब सीजन के एंड, दूसरा सीजन जस्ट अबाउट स्टार्ट होने वाला है, दैट्स व्हेन वी सी द स्पाइक इन प्राइस। तो वो स्पाइक जो है उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव अ 10 लाख मेट्रिक टन प्रपोज्ड यूनिट्स दैट हैव बीन कम अप। We're looking at stabilizing the price of onion all over India ताकि ये प्राइस राइज ना हो। अभी ये महाराष्ट्र में हो रहा है? ये बेसिकली महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के राउरी तालुका में हो रहा है। अच्छा, तो वहाँ पर कितना बड़ा सेटअप बनाएंगे? अभी हमारे पास 50,000 मेट्रिक टन्स का सेटअप रेडी है एंड वी हैव अबाउट 1 लाख फार्मर्स विद अस एट द मोमेंट दैट आर मेंबर्स ऑफ आवर कोऑपरेटिव। वहाँ तो हम लगातार देखते भी, तमाम आंदोलन चलते भी हैं प्याज किसानों की तरफ से, तो उनको इस बारे में बताया आप लोगों ने, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा किसानों? आई वुडंट से आंदोलन, इट्स जस्ट देयर फाइट फॉर द बेसिक प्राइस जो है, उनको उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए एंड दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। जब उनको उनका बेसिक हक मिले एज अ किसान, बस वही तो है। वी वोंट सी एनी ऑफ दैट आफ्टर दैट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 6 महीने ये स्टोर किया हुआ प्याज है और एकदम जैसा लग रहा है कि अभी खेत से लेके आ रहे हैं, एकदम नया साफ सुथरा प्योर दिख रहा है। और स्टॉल चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ गोवा का स्टॉल है। किस बारे में स्टॉल भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरेश है, हम लोग गोवा वेस्ट मैनेजमेंट से हैं। हमारा एक गोवा गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है। हम लोग ना इसमें क्या होता है कि जो नगर पालिका और पंचायत से जो कचरा इकट्ठा होता है ना, इसको हमारे 2 प्लांट है, एक नॉर्थ गोवा में है जो 250 टन्स पर डे उसको प्रोसेस करता है जो वेस्ट को, और एक साउथ गोवा में है जो 100 टन्स पर डे प्रोसेस कर सकता है, उसका कैपेसिटी है। तो वो सारा वेस्ट जो कलेक्शन होता है ना उसको हम ये दोनों प्लांट में हम लोग ट्रीट करते हैं और बेसिकली उसमें से हम लोग बायोगैस जनरेट करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो हम लोग यूटिलाइज करते हैं प्लांट में, और बाकी का जो बच जाता है वो हम लोग गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बेच देते हैं। वहाँ क्या इस्तेमाल होता है इसका? कहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं बायोगैस, तो उसको बेच देते हैं। और जो बाकी का जो हार्ड मटेरियल रह जाता है ना उससे हम लोग ये अपना मैन्योर बना देते हैं जो हम लोग फार्मर्स को सेल कर देते हैं बाद में। मतलब आप कह रहे हैं वेस्ट को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं
कि वो वेस्ट ना रहे, सब कुछ ना कुछ इस्तेमाल उसका हो जाए। वेस्ट का रिसोर्स बन जाए। इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिकली जो जिडम्स का फोर्थे है, हम लोग जीरो वेस्ट के फोर्थे पे चलते हैं। तो बेसिकली व्हाटएवर वेस्ट जो प्लांट में आता है, कोई कुछ भी बाहर नहीं जाता। जो भी कचरा ड्राई वेस्ट आता है उसका हम रिसाइकिल में निकाल लेते हैं। जो ड्राई वेस्ट बच जाता है, जो RDF बोलते हैं, रेफ्यूज ड्राई फ्यूल, उसको हम लोग सीमेंट फैक्ट्री में बेसिक कोई इन्वेस्टन करते हैं। और जो भी गीला कचरा होता है वो बायोडाइवर्सिटी में डाल के उसकी इलेक्ट्रिसिटी जैसे बन जाती है, और जो बाकी हुआ जो कचरा बचता है वो उसका खाद बन जाता है। वो खाद हम फार्मर्स में बांट देते हैं। जैसे हम लोग दिल्ली में हैं इस वक्त, और दिल्ली में आपने देखे होंगे बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, तो ये उसमें भी काम आ सकता है उसको। हो सकता है। उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको रेमेडिएशन होता है। सो रेमेडिएशन में क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है ना, और जो उसमें कुछ मिट्टी भी, जो अभी डंप है ना बहुत पुराना, उसमें मिट्टी रहेगी, मतलब वेट गीला कचरा है, उसको अभी मिट्टी बन गई होगी ना, तो उसको हम लोग पहले सेपरेट करेंगे। और जो प्लास्टिक बच जाएगा ना, उसको RDF, वो रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल में हम लोग उसको सीमेंट फैक्ट्री में बेच देंगे बाद में। और उसको तो ये जो आप लोग बनाए प्लांट, 2 प्लांट बनाए हैं आपने, ये पूरे गोवा कंज्यूम कर रहे हैं कूड़ा की अभी और जरूरत है? और भी जरूरत है। हमारे गोवा में 4 प्लांट की जरूरत है एक्चुअली। सो अभी 2 हमारे शुरू हो गए हैं, और 2 एक जो है वो नॉर्थ में है, एक साउथ में है, और सेंट्रल गोवा में और प्लांट आना बाकी है। सो अगर वो जो प्लानिंग है, सो इन द ईयर 2025-2026 in these 2-3 years will be in a phase where we'll complete these plants. ये शुरू कब हुए थे? सॉरी, ये शुरू हमारा हुआ था 2014 से हमारा चालू हुआ है, और अभी इट्स अराउंड 9, वी आर इन द 9th ईयर नाउ हमारे प्लांट के लिए, जो सालीगांव में प्लांट है। और जो दूसरा प्लांट है वो हमारे मोदी जी ने जस्ट एक महीने पहले इनॉग्रेट किया है, जस्ट एनर्जी वीक, जो लास्ट वीक ही इनॉग्रेट किया। सो और अब मोदी जी को ये जानना पड़ेगा, 2 जरूरत और है, 2 और करना पड़ेगा। जी जी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का स्टॉल लगा हुआ है, कौन बात करेंगे? आप बात करेंगे जी। क्या नाम है आपका? रजनीश। रजनीश जी, किस बारे में है स्टॉल? ये हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से हैं। हमारा जो मुख्यतः जो 2 ही फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, वो 2 स्कीम्स हैं। एक तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इस स्टॉल के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि जो भी लोग यहाँ पर आएँ, हम उनको ये बताएं कि जो भारत सरकार की जो बहुत ही अति महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, और उससे किस तरह से आम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। आयुष्मान योजना तो हो गई, जो गरीबों को आप मान लीजिए 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए में, हाँ, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस की तरह हो गया। और जन आरोग्य योजना में ये दूसरी योजना जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके अंतर्गत हम एक आभा कार्ड बनाते हैं, जिसको कहते हैं हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये एक इस तरह का अकाउंट है जिसमें आप अपने जो भी आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटली आप रख सकते हैं। जैसे आपका डिजी लॉकर होता है, तो जब भी कोई भी व्यक्ति जब अपने डॉक्टर के पास जाएगा, तो उसको जो भी अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो हाथ में या थैले में या इस तरह से नहीं लेके जाने होंगे। वो सिर्फ डिजिटली एक आभा नंबर के माध्यम से वो सारे रिकॉर्ड्स लिंक हो जाएंगे, और वो उसके माध्यम से किसी भी डॉक्टर को बता सकता है कि मैं लास्ट टाइम कब बीमार पड़ा था, मेरी कौन सी MRI रिपोर्ट थी। कई बार डॉक्टर हमसे पूछता है कि पहले आपने क्या दवाइयाँ ली थी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सुविधाजनक चीज़ है। जैसे ही लोगों को इसका महत्व समझ में आएगा, क्योंकि कई बार जब ऐसा वक्त आता है तो हमें अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, या अपने बूढ़े माँ बाप हैं उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, तो ये एक ऐसी सुविधा प्रदान करेगा कि सबके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटली हमारे पास उपलब्ध होंगे। मतलब कह रहे हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड्स ढूंढने न पड़े, ये कागजों के फॉर्म में डिजिटल फॉर्म में सेव करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है आपने। और क्या डॉक्टर्स इसको लेकर किस तरीके से, उनका क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि आयुष्मान भारत की जब हम बात करते हैं कि, तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स की हैं, तो उसमें मैंने देखा कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही उत्सुक नहीं रहते उसको लेकर। उनकी तमाम शिकायतें रहती हैं पेमेंट्स को लेकर कि हमको इतना चाहिए, इतना ही मिल रहा सरकार की तरफ से। तो सब आप देखिए सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से मिलता भी नहीं है, तो डॉक्टर्स इसको लेकर कितना उत्सुक? सो ये डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे अगर हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें, तो एक तो जैसा रजनीश जी ने बताया कि आभा है, जो कि हमारे जैसे लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए है। साथ ही साथ डॉक्टर्स के लिए और अस्पतालों के लिए उसको हम कहते हैं HFR, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। तो यहाँ पे एक डॉक्टर का जिस तरीके से एक आभा नंबर एक इंसान का बनेगा या सिटीजन का बनेगा, एक HPR हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री एक डॉक्टर का बनेगा। सो डॉक्टर के लिए ये फ़ायदा है कि वो जितने भी रिकॉर्ड्स लिंक कर रहे हैं, जैसे मैं एक पेशेंट हूँ, आप डॉक्टर हैं, मैं आपके पास गई, आपने मेरी रिकॉर्ड्स आभा में डिजिटली लिंक किया, तो हर रिकॉर्ड जो आप लिंक करें, प्रेस्क्रिप्शन तो आप लिख ही रहे हैं, पर उस प्रेस्क्रिप्शन को अगर आप डिजिटली लिंक कर रहे हैं तो आपको एक इंसेंटिव मिलेगा। हर रिकॉर्ड जो आप लिंक करें उसमें एक इंसेंटिव मिलेगा। ये मॉनेटरी इंसेंटिव है।
तो उसके कैटेगरीज हैं कि कितने रिकॉर्ड लिंक करने पे कितना पैसा होगा, तो वो मॉनिटरी इंसेंटिव उनके लिए तो शुरुआत इसकी हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी डॉक्टर्स इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, डॉक्टर्स इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। एंड एक और भी इसका है स्कैन एंड शेयर, जो कि कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े अस्पतालों में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो उसमें इस आभा के द्वारा आप स्कैन कर सकते हैं। वहाँ पे QR कोड है, उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो वो जो लंबी लाइनें हैं OPD स्लिप के लिए, उसको आप बाईपास करके आपका स्कैन करने पे आपकी OPD स्लिप जनरेट हो जाएगी। डीजी यात्रा में देखते हैं एयरपोर्ट। जी जी जी, जिस तरीके लाइन से बचे, तो वो भी उसमें देखा गया है कि बहुत टाइम उसमें सेव हुआ है। और उसको तो डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मतलब अभी तक करीबन एवरेज 1 लाख से ऊपर स्कैन एंड शेयर जनरेट हो रहे हैं पूरे भारत में। कितने डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं सर? करीबन 2 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर, पूरे देश में जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा है इस मुहिम के साथ। तो साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे इकोसिस्टम बनता जाएगा, जब लोग जाके डिमांड करेंगे कि देखिए मेरा आभा नंबर है, मेरा अकाउंट है, तो डॉक्टर खुद ब खुद धीरे 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 इस सिस्टम से जुड़ते जाएंगे। इसका प्रचार करने के लिए कुछ ड्राइव वगैरह चलाई जा रही है। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर तो लोग जागरूक हुए हैं, लोग जानते हैं, पर जिस ऐप के बारे में आप बता रहे हैं उसको लेकर लोग जी, अभी हम बहुत सारे हमारे कैंपेन्स चल रहे हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आभा के बारे में भी बताया लोगों को अपने एक भाषण के दौरान कि एक आभा नंबर होता है जिसमें सभी लोग अपने जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। तो अब धीरे धीरे जागरूकता चल रही है, और ये स्टॉल भी एक वही माध्यम है कि हम सभी लोगों को आपके माध्यम से, और जो भी लोग यहाँ पर विजिट करें, हम ये बाकायदा अलग अलग जो हमने ये पैम्पलेट्स तैयार किए हैं कि हम उनको दें, और ये बड़ा हैंडी बनाया कि ताकि अपनी जेब में रख लें और वो पढ़ लें तो कि क्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, उसमें आभा नंबर का क्या वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ये कोशिश, ये प्रयास है कि लोगों को इसके बारे में पता लगे और लोग इसका लाभ उठाएं। ओके। आयुष्मान भारत से जुड़ी एक नई स्कीम शुरू हुई है, ऐप है मेडिकल कार्ड, जब मेडिकल से जुड़ी जो भी चीज़ें उसको सेव करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र किस बारे में स्टॉल ये? नमस्कार, मृदा व जल संधारण विभाग महाराष्ट्र शासन आपका स्वागत करता है। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था महाराष्ट्र शासन का, जो सूखा और अकाल गिरता है महाराष्ट्र में, उसके लिए बहुत साइंटिफिक अप्रोच करके महाराष्ट्र शासन ने एक अभियान चलाया जिसका नाम है जलयुक्त शिवार अभियान। ये अभियान की शुरुआत जो फर्स्ट फेज में थी, देख सकते हैं 2015 से लेकर 2019 में हमने ऐसे गांव देखे कि जो अकाल से बहुत पीड़ित है। ऐसे 22,000 गांव हमें मिले, उनके ऊपर हमने काम किया 5 साल तक, जिसमें माथा ते पायथा यानी टॉप टू बॉटम, जिसको हम रीच टू वैली कहेंगे, उस पद्धति से हमने लगभग 6 लाख से ज़्यादा हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, और जिसके फलश्रुति में हमें 20,000 वाटर सफिशिएंट विलेज मिले। अच्छा। उसके बाद में अभी जो उसका टप्पा 2 यानी जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 जो चालू है, उसमें 5,000 अभी विलेज हमने लिए हैं, और उसमें 1,57,000 काम हम अभी वर्क चालू है। 5,000 गाँव का टारगेट है फिलहाल। कहाँ तक कितने गाँव पहुँच गया है? अभी सर हमने 20,000 गाँव कंप्लीट कर लिए हैं वाटर सफिशिएंट। कब हुआ था ये? 2015 में पहला हुआ था फेज 1, अभी फेज 2 इस साल 2023-24 में है। तो किसानों की तरफ से कैसा रिस्पांस रहता है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है किसान की। धन्यवाद। काफ़ी सारे स्टॉल्स और हैं यहाँ पर। इसको ऑर्गेनाइज किया है रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी नाम की संस्था ने। इस संस्था के कोऑर्डिनेटर इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं हमारे साथ। क्या नाम है साहब का? मेरा नाम पीयूष गिरगांवकर है। पीयूष जी हैं। पीयूष जी से हम समझेंगे ये प्रोग्राम किस बारे में है और ये संस्था किस बारे में, किस तरह काम करती है। पीयूष जी पहले तो इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, वो है विकसित भारत, और उस सपने को सत्यता में परिवर्तित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सुशासन। और ये सुशासन का एक दौर आप राज्यों में, देश के कोनों कोनों में आज देख सकते हैं। उसी को एक जगह पर सम्मिलित करके, एक जगह से सारी देश को हम ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे हर मंत्रालय, हर राज्य सरकार में एक सुशासन का दौर चल रहा है। अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर कोई इनोवेटिव स्कीम्स हो, डैशबोर्ड्स हो, पोर्टल्स हो, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद गाइडेंस देकर अधिकारियों से, राजनेताओं से काम करवाया है, वो हम एक जगह से एक प्रकार से एग्जिबिट कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक लगभग 15 से ज़्यादा अलग अलग संस्थाएं इससे जुड़ी हुई है, जिसमें राज्य सरकारें, केंद्रीय मंत्रालय, PSUs, नेशनल मिशंस और कॉरपोरेट्स का भी इसमें सहभाग है। इसी के साथ साथ इस प्रदर्शन के साथ कई सारे गणमान्य मुख्यमंत्री,
कई सारे केंद्रीय मंत्री सुशासन के प्रति उनके विचार हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सम्मिलित हुए। अभी इस पश्चात हमें केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अपने विचार इसमें रखेंगे। कुल मिलाकर सुशासन के ऊपर बात हो रही है। अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग केंद्र की मिनिस्ट्रीज यहाँ पर आके वो प्रदर्शित कर रहे हैं। जी, हमने देखा काफ़ी सारे स्पीकर्स आए, उन्होंने उनके ज़रिए जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके बारे में बताया। यहाँ कई स्टॉल्स भी लगे हैं अलग अलग सरकारों के, राज्य सरकारों के, जो भी सरकार के इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बताने के प्रयास हो रहे हैं। संस्था जो है आपकी रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी जिस नाम से जुड़ी है, रामभाऊ मालगी एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और उनका जो एक मॉडल था उनकी राजनेता होने का, जननेता होने का, वो मॉडल सुशासन का एक बहुत बड़ा उदाहरण था, जिसमें एक रिपोर्ट पब्लिक के साथ साझा करना वगैरह ऐसी चीज़ें आती थी। तो स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, जिनके गांव से मैं आता हूं, तो स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी की संकल्पना थी कि ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग हर जननेता की होनी चाहिए, ताकि सुशासन का जो परावर्तन है वो हर जननेता और लोक नेता में होना चाहिए। तो विगत 50 सालों से रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी मुंबई स्थित एक बड़े से कैंपस में अलग अलग नेता से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड विभिन्न संस्थाएं और कॉरपोरेट्स इनका ट्रेनिंग करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग करती है और इसमें देश की युवा और देश के वरिष्ठ नेतागण भी इसमें सम्मिलित होते हैं। इसी के चलते हर साल हम दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। 2021 में हमने, जैसे माननीय मोदी जी के एक सरकार के प्रमुख के नाते 20 साल पूरे हुए थे, बहुत सारे देश के विचारवंतों को इकट्ठा करके एक हमने बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। पिछले वर्ष G20 की अध्यक्षता में सिविल सोसाइटी 20 का सचिवालय भी रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी था। इस साल हम सुशासन पे बात कर रहे हैं, सुशासन का महोत्सव यहाँ पर कर रहे हैं। तो चुनाव 2024 का आ रहा है, इसमें भी आप लोग लगेंगे किसी जरिए से? जी, रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी एक पॉलिटिकल संस्था है। हमारा काम कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा होता है। सुशासन हो या सुशासन से जुड़े हुए कोई भी चीज़ हो, इसमें हम पूरी ताकत हमारी लगाते हैं। उसके बाद उसके जो प्रोडक्ट्स है वो आज देश दुनिया के सामने है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी, प्रदीप जी किस बारे में है स्टोरी? 100 डेज चैलेंज क्या है? ये बेसिकली क्या है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत बनाने का आह्वान किया है, तो उसमें जो नमो ऐप है, तो नमो ऐप डाउनलोड करके PM सर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और अपने जो इनपुट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। और उसके लिए नमो ऐप में एक मॉड्यूल आया है विकसित भारत एम्बेसडर, ठीक है। तो बेसिकली जो 100 डे का चैलेंज है वो इसी के अंदर है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी थोड़ा नेटवर्क इशू है जी। इसमें क्या है, अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए होता है, जैसे डिजिटल इंडिया में कैसे काम चलेगा अगर इतना स्लो चलेगा नेट? ये देखिए, ये जैसे विकसित भारत न्यूज़ है, इसमें कुछ न्यूज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, वो देखनी होती हैं, ठीक है। और जैसे नारी शक्ति सेल्फी है, तो इसमें अपनी मतलब जो नारी है उनके लिए कुछ काम है, वो अपनी इसमें सेल्फी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये वोकल फॉर लोकल, अभी प्रधानमंत्री ने जो लोकल को बढ़ावा देने के लिए जो लोकल अपने शॉपकीपर उनसे सामान खरीदें, तो उसकी भी यहाँ हम सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट है, अपने किसी को डिजिटल, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी डिजिटल को बढ़ावा दिया है, गो डिजिटल का नारा दिया है, तो इसमें भी अपनी हम किसी को कोई ऐसा हमने अगर कोई पेमेंट किया है तो उसमें भी हम यहाँ पे अपनी सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। तो इसका एक अलग, मतलब इस तरह कई सारे टास्क दिए गए हैं और उन टास्क को जो पूरा कर लेगा उसको प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा, ऐसा है? लेकिन इसमें रिवार्ड है, मतलब आप अगर उसके लिए मतलब काबिल हैं, आप उसमें अच्छे पॉइंट्स हैं, आप अच्छे जो रिवार्ड प्राप्त करते हैं, तो उसके माध्यम से आप प्रधानमंत्री से मिलने का मौका पा सकते हैं। कितने दिन बाद? ये 100 डे का चैलेंज है पूरा। 100 दिन आपको ये टास्क करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर एक टेबल तैयार होगी, जो टॉपर्स होंगे उसके उनको मिलने का मौका मौका मिलना। अभी 36 दिन बचे खाली। 36 दिन बचे हैं। कभी पार्टिसिपेट कर सकता है कोई? हाँ, जो भी नया, तो नहीं ना कि 100 दिन बताने पड़ेंगे। जो नया यूजर होगा वो जैसे ही नया स्टार्ट करे तो उसके लिए पूरा 100 डे का ही अच्छा, उसको 100 दिन ही देने पड़ेंगे। और तो हर 100 दिन में शॉर्टलिस्ट होता है? जी। और एक ये अभी इसमें बीजेपी 2024 यानी जो इलेक्शन होने वाला है उसका बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तो इसमें भी तो इसमें जो आम लोग हैं वो भी अपने इनपुट इसमें शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है मैनिफेस्टो पढ़ते हैं लोग? सुनते हैं भाषण? अरे मैनिफेस्टो पढ़ता कहाँ है आदमी? क्योंकि हम लोग जब इलेक्शंस में जाते हैं लोगों से पूछते हैं,
मैनिफेस्टो के बारे में तो लोग बता ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं होता है। नहीं, देखिए इसीलिए ये सबसे सिंपल वे है कि नमो ऐप पे दिया है, आपको फर्स्ट में मिल जाएगा मॉड्यूल पे, और आप इसमें डायरेक्टली कोई सिंपल है बिल्कुल। आप इसमें देखिए यहाँ पे अपना कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। देखिए दिया ना, इम्प्लीमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम, सुझाव मांगे गए हैं, मतलब आपको हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें अपना इनपुट शेयर कर सकते हैं इसमें डायरेक्टली। और उसमें जैसे लिखा है इम्प्लीमेंट, बंद कर दिया आपने, वो सुझाव आते हैं मगर इस पे। हाँ आते हैं ना, ये आते रहे हैं ना, ये देखिए ये सब सुझाव यहाँ पे थोड़ा। तो ये पूरा इसी बारे में लगा हुआ है स्टॉल, ये इसी के बारे में, हाँ नमो ऐप के बारे में। तो ये हो गया मोदी ऐप के बारे में। और भी कई यहाँ पर लगे हुए हैं स्टॉल्स। एक स्टॉल तर्पण फाउंडेशन के बारे में है, देखते हैं क्या है। जी मैम, ये तर्पण फाउंडेशन किस बारे में है, क्या नाम है आपका? जी श्रेया भारतीय, मैं तर्पण फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। और तर्पण फाउंडेशन ये ऑर्फन बच्चों के संबंध में काम करता है जो 18 साल उम्र जो पार करते हैं और संस्थाओं से बाहर उनको निकाला जाता है। यानी कानून के तहत बताया जाता है कि 18 साल की उम्र के बाद बच्चा संस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि वो सज्ञान हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। तो वो जैसे बाहर निकलते हैं तो उनकी दुविधाएं बहुत बढ़ जाती है। समाज में ऐसे बच्चों की तादाद इतनी बड़े पैमाने पे है कि कौन से समय निकलेंगे, कोई भी 18 उम्र का पूरा करता है, बाहर निकलता है। तो इन बच्चों के लिए उनका रिहेबिलिटेशन समाज में होना बहुत ज़रूरी बात है। और इसी वजह से तर्पण फाउंडेशन महाराष्ट्र में मुंबई स्थित हेडक्वार्टर में हम सारे डिस्ट्रिक्ट में, यानी 36 डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र प्रदेश के हैं, वहाँ पे हम तर्पण फाउंडेशन करके 64 डायरेक्टर्स हम हैं और सभी कपल्स हैं जो माँ पिता सभी बच्चों को मिलने चाहिए, क्योंकि वो संस्थाओं में रहने की वजह से उनके माँ पिता तो उनको रहते नहीं, तो अनाथ होने की वजह से वो मिस करते हैं ये सब बातों को। तो इसलिए यही सोचा गया है, तर्पण की सोच ये है कि सभी कपल्स हो, माँ पिता उन बच्चों को मिले, और जो प्यार उनको नसीब में हुआ नहीं तो वो 18 साल की उम्र के बाद उनकी जिम्मेदारी वो ले माँ पिता बन के, और उनकी जो आगे की बातें हैं, जैसे परवरिश में बहुत से आयाम है, उनका एजुकेशन ख़त्म हो जाता है, बाहर निकलते तो वो बहुत बड़ी समस्या उनकी रहती है। तो रहने की व्यवस्था, उनके खाने का भी प्रबंध करना, क्योंकि जैसे हम घरों में खाना खाते हैं वैसे ही इन बच्चों को भी खाना ठीक तरह से नसीब होना चाहिए। तो ये सोचकर तर्पण फाउंडेशन हम उनकी मेस की व्यवस्था ऐसी करते हैं कि जहाँ पे अच्छा खासा उनको खाना मिले, और ऑनलाइन पेमेंट होता है, मेस से कनेक्शन होता है तर्पण फाउंडेशन के ऑफिस के द्वारा, और उनको खाने की सुविधा, उनको उनकी रहने की सुविधा उनके मिले, उनको एजुकेशन नज़दीक हो जहाँ पर वो कॉलेज में जाना चाह रहे, जो कुछ एजुकेशन वो लेना चाह रहे, लेकिन वो एजुकेशन समझेंगे कैसे, आगे की बातें कैसे समझेंगे। तो इसलिए तर्पण फाउंडेशन ने अभी तक 1261 बच्चों का अभी तक पुनर्वसन किया है। और अभी तक महाराष्ट्र में ही होता है जी 1261 बच्चे अभी तक हमारे बेनिफिशियरीज रहे हैं, और लगातार ये एप्लीकेशंस बच्चों के आते हैं। इनिशिएटिव कब से शुरू हुआ है ये इनिशिएटिव शुरू होके 4 साल हो गए हैं। और अभी तर्पण फाउंडेशन हम ऐसा सोचते हैं कि जहाँ पर हम ऑर्फन बच्चे जो 18 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, जो यूथ कहलाते हैं, वैसे हमारे ऑर्फन यूथ है, तो ये यूथ के लिए काम आए, ऐसे ही इसलिए हम ऑर्फन तर्पण फॉर ऑर्फन, इसके साथ साथ युवा तर्पण, और उनको ये सभी बच्चे जो है वो युवाओं की सहायता आपने बताया कि एक तो उनके रहने खाने की व्यवस्था करते हैं आप लोग, और एक गार्जियनशिप के लिहाज से आप जैसे कितने कपल्स बताए आपने? 64 कपल जैसे बनाए गए हैं जो माता पिता की तरह उनको गाइडेंस भी देते हैं भविष्य के लिए। अच्छा, और किस तरह की हेल्प होती है इसमें? इसके साथ साथ हम फर्दर एजुकेशन की बात जी देखिए, जैसे कैसे है कि ये बच्चों को एक तो पता नहीं है कि क्या करना है, समाज जिनको पता ही नहीं होता, जो परिचित समाज से होते ही नहीं, ये बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सादे सुधे वेटर की कुछ उनको मिल जाता है जॉब, कुछ कूली बन जाते हैं, यहाँ तक बच्चे ये सभी काम करते हैं और अपनी शिक्षा पूरी करते थे। लेकिन अभी ऐसे हुआ कि महाराष्ट्र में ये पहली बार हुआ है कि जहाँ पे 60 साल के बाद वहाँ पे अनाथ बच्चों को 1% रिजर्वेशन की घोषणा जब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस जी थे,
उन्होंने ही ये घोषणा की थी और हमने ये सभी विषय को जैसे समझा, यानी ऑर्फन बच्चों की समस्याएं कितनी जटिल है और बहुत ही दुविधाजनक ये और बच्चे। महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, 1200 बच्चे भी देखा जाए तो बहुत कम कि इसका सिलेक्शन किस प्रोसेस होता है कुछ? जी, इनका सिलेक्शन हम ऐसे करते हैं। देखिए कैसे है कि यहाँ पर संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बाहर रहने वाले बच्चों की भी संख्या है। तो वैसे महाराष्ट्र में एक JR निकला जहाँ पर अ ब क करके उनकी कैटेगरीज तय हुई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थे वो संस्थाओं में रहने वाले अनाथ बच्चों के थे, क्योंकि जिनको समाज नहीं पता होता तो उनके लिए बहुत मुश्किल जाती है। तो बाहर जाके उनको रेशन कार्ड भी नहीं मिलता था, उनको लाइसेंस ना होने की वजह से बहुत सी परेशानियां उनको झेलनी पड़ती थी। तो इसी वजह से ये सभी को एक अच्छा सोल्यूशन करके हम काम करें और उनका इमोशनल कोटम भी ज़रूरी है, यानी भावनिक आधार उनको देना ज़रूरी है, उनके करियर के गाइडेंस उनको मिलना वो भी ज़रूरी है। इसलिए IQ EQ टेस्ट के द्वारा उनको एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, उनका कहाँ पर उनका इंटरेस्ट दिख रहा है, तो इस हिसाब से उनकी रास्ता दिखाया जाता है इस संबंध में। और इसीलिए तर्पण बोला जाता है कि समर्पण भावना से मिलने वाले। सरकार का इनिशिएटिव है ये किसी प्राइवेट संस्था? नहीं, ये तो प्राइवेट हमारी ट्रस्ट है तर्पण ये, लेकिन हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ MOU किया है। तो MOU के द्वारा जो करार हुआ है उसके तहत जैसे बच्चे बाहर निकलते हैं संस्थाओं में से तो वो डेटा हमें मिल जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो डेटा जैसे ही हाथ में आता है वैसे हमारा सभी डायरेक्टर्स का काम शुरू होता है और सभी वॉलेंटरी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे उनको ये सहायता हम करते हैं। और हमारे साथ हमारे बच्चे भी हमारे साथ में, सभी युवा तर्पण जो ऑर्फन बच्चे हैं वो हम सब मिल के हमारे वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ पर हम मिल के चर्चा करते हैं कि इस पर एक कोई भी समस्या आती है तो उस पर कैसे हल निकालना है। तो हम मिल के सब सोल्यूशन निकालने वाले लोग हैं, वो अलग हम अलग, ऐसी बात यहाँ पे होती नहीं। तो तर्पण इसलिए सर्वसमावेशक सोच रख के कार्य कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप थैंक यू जी। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस बारे में है? ये मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बारे में है जी। क्या नाम है आपका? उज्ज्वला। उज्ज्वला जी। उज्ज्वला जी किस बारे में स्टॉल लगा हुआ है? सो हमारा जो स्टॉल है वो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, सो जहाँ पे हम मेट्रो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं। सो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे अभी 2 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हुए हैं, एक है नागपुर मेट्रो और एक है पुणे मेट्रो। एंड हमारी स्पेशलिटी प्रोजेक्ट की ये है कि हमने जितना हो सके हमारा मेक इन इंडिया का हम जितना उसमें रेगुलराइजेशन कर सके हमने वो किया है। जिसकी हमारी वो कोच है, इट्स अ कंप्लीट मेक इन इंडिया फर्स्ट कोच जो कम्प्लीटली हमने इंडिया में ही बनाई है। इट्स अ फर्स्ट एल्यूमिनियम बॉडी कोच और इट इज़ द लाइटेस्ट मेट्रो कोच इन द कंट्री। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो स्टेशंस हैं उस पर हमने सोलार पैनल से चार्जिंग होती है। सो वी आर ट्राइंग टू गेट जितना हम ग्रीन मेट्रो कर सकते हैं कंट्री में, हमने उतना ट्राई किया है थ्रू आवर मेट्रो प्रोजेक्ट्स। और नागपुर मेट्रो के बारे में मैंने ऐसा सुना था कि वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है। महाराष्ट्र में ही मेट्रो को लेकर ये रहा कि जो सिचुएशन जिस तरीके की वहाँ का ज़मीन है, पथरीली जिस तरह की ज़मीन है, वहाँ ऐसे चैलेंजेस आ रहे थे मेट्रो को स्थापित करने में, ऐसा रहा है? चैलेंजेस तो हर प्रोजेक्ट्स में होते ही हैं एंड हर जगह की आप ज्योग्राफी ले लीजिए या जियोलॉजी ले लीजिए अलग होती है। महाराष्ट्र इन पर्टिकुलर टू पुणे इज अ डेक्कन प्लेटू, वहाँ पे रॉक्स काफ़ी हार्ड हैं। सो वी हैड अवर ओन चैलेंज बट वी ऑल्सो हैड अ टीम जिसने बहुत मेहनत करके जितने भी चैलेंजेस आए हैं हमने वो ओवरकम करे हैं। महाराष्ट्र में कहाँ मेट्रो फिलहाल चालू हो चुकी है? पुणे में और नागपुर में। पुणे और नागपुर में। हाँ, 2 मुंबई में तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। नहीं, मुंबई में भी चल रहा है, बहुत बड़ा मेट्रो आ रहा है मुंबई में भी चल रहा है जी। मेट्रो प्रोजेक्ट काम चालू है। उसमें आई थिंक 11 किलोमीटर जो है वो लाइन 11 किलोमीटर मेट्रो शुरू है अभी वहाँ पे भी। That is not with Maharashtra Metro Rail. That is with Mumbai Metro Rail Corporation Limited. सिडको एंड मुंबई, तो बोथ MMRDA। थैंक यू। और कौन सा स्टॉल है? अनुवादिनी ह्यूमन लाइक AI के बारे में स्टॉल है। क्या है, क्या कर रहे हैं आप लोग खास? इसको प्लीज बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए जिसको चल रहा है जी। ये अभी क्या नाम है आपका? बुद्धा चंद्रशेखर, में चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का। अच्छा। तो अभी देखिए ये अनुवादिनी में क्या होता है, समझिए आपका टीवी चैनल है, अभी ये लाइव चल रहा है ना, ये लाइव सीधा दूसरा लैंग्वेज में इंस्टेंट ट्रांसलेशन हो जाएगा। अभी ये संसद टीवी चल रहा है, देखिए ये अभी हिंदी में बात हो रहा है, उधर ये तेलुगु में आ रहा है। आप ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो सीधा आ जाएगा। एग्जाम्पल आपको तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी कोई भी कर लेंगे ना, तो उधर देखिए अभी 15 अभी चल रहा लाइव।
यही लाइव दूसरे लैंग्वेज में ये देखो। ये अच्छा, दूसरा- मतलब कि डॉक्टर दिनेश शर्मा है, उत्तर प्रदेश के हिंदी राज्यसभा में सांसद है, हिंदी में भाषण दे रहे हैं। बट कोई तमिल में सुनना चाहता है, हाँ, इमीडिएटली तमिल में आ जाएगा सीधा। लाइव गो में होता है। लाइव देखिए ना अभी लगा। अच्छा। संस्थान बेदरिंచిన और इसकी एक्यूरेसी कैसी, मतलब क्योंकि मुझे तो भाषा आती नहीं तमिल, आपको आती है? क्या तेलुगु आती है? तो आपने सुना एकदम एक्यूरेट रहता है क्या? सर ये तो है सही, साइनाथ है सर, एक्यूरेट रहता है। ये सर अराउंड 95 एक्यूरेट आ जाता, 90-95% एक्यूरेसी आ जाता है कोई भी लैंग्वेज में। एक बार ऊपर ओपन इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ TV9 के, और वहाँ मुझे सुनना है भाषण, है ना, और साउथ के कोई सांसद है और वो अपनी तमिल तेलुगु भाषा में दे रहा है, मुझे हिंदी में सुनना है मान लीजिए, तो तुरंत रियल टाइम आ जाएगा ये सीधा। 2 सेकंड डिले बस। 2 सेकंड उतना तो अभी समझो जी। आपका चैनल है, अभी आप हिंदी में चैनल है आपका, तेलुगु में कोई भी सुन सकता है उसको इंस्टेंटली। ऐसे हमने सब अलग अलग चैनल्स का इसमें इंस्टेंट ट्रांसलेशन का किया। बाद में समझे किसी को ऑडियो वीडियो नहीं चाहिए, सिर्फ ऑडियो ही चाहिए सुनने का, तो वो सिर्फ ऑडियो ही ट्रांसलेशन करके इंस्टेंट आपके साथ आ जाएगा। अच्छा, ये तो वेबसाइट का 2 क्या नाम है? जैसे अनुवादिनी। अनुवादिनी, मतलब कि अनुवादिनी.com में जाएंगे और हमको मिल जाएगा। हाँ जी, इसमें मिल जाएगा। समझे आपके पास कोई पुस्तक है, ये देखिए ये पुस्तक है एग्जाम्पल, ये पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सब उद्घाटन किए, ये अलग अलग भाषा के पुस्तक ट्रांसलेशन हुआ ये अनुवादिनी यूज करके। अब इसमें क्या होगा साहब, देखो आप इसमें बहुत बड़ा टेबल है, स्ट्रक्चर है, ये सब है, ये सब ऐसा ही फॉर्मूला सब ऐसे ही एग्जैक्टली आ जाता ट्रू कॉपी दूसरा भाषा में। ये अद्भुत चीज है। ये है हमने बनाया, इसका नाम है अनुवादिनी। तो इसमें देखिए ये सब चीज, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई इंग्लिश में किताब पढ़ रहा हूँ और मुझे उसका हिंदी वर्जन चाहिए, तो क्या फोटोग्राफ लेके कैसे होता है? मुझे करके दिखाएंगे क्या आप प्लीज? चुटकी में जाइए ना। अच्छा, ये अलग अलग चीजें हैं। हाँ, बहुत चीजें इसमें अभी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन टूल, चुटकी नॉट टेक्स्ट एडिटर। जैसे आपका तो ये यूजर नेम पासवर्ड के सरकारी वाला बना हुआ है, कोई भी बना सकता है। कोई बना सकता है, देखिए। और कोई फीस वगैरह भी है इसकी क्या? नहीं, फ्री है, फ्री है। क्लिक చేద్దాం పైన लॉगिन जी। क्या क्या और हो सकता है इसमें? अभी आपको एक बहुत अच्छा चीज़ दिखाऊंगा। जी। समझो आप इंग्लिश में एक पुस्तक लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, बट वो आपको हिंदी में भी चाहिए। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है ना साहब। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँगा, आके मैं इधर लिखूँगा कि इंग्लिश में मैं लिख दूँगा। देखिए माई नेम इज बुद्धा चंद्र शेखर। अब जब मैं लिखा, देखिए दूसरा साइड पे इंस्टेंट आ गया। समझो मुझे ये इसमें एक टेबल चाहिए, तो एक टेबल ऐड कर लूँगा। इसमें मुझे कोई इमेज चाहिए, देखिए मुझे एक इमेज ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टूल है। इसमें आप कोई भी कुछ भी ऐड कर सकते हो। तमाम स्टॉल्स घूम रहा हूँ, मगर ये स्टॉल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और यूज़ के लिहाज से, आम लोगों के लिहाज से। जी देखिए मैं अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इमेज ऐड किया, देखिए दूसरा साइड पे ऐड हो गया। अब इसको मैं मिरर करना चाहता हूँ, तो जब मैं मिरर करूँगा ये मिरर हो जाएगा। जब मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, छोटा हो जाएगा, बड़ा करना चाहता हूँ, बड़ा हो जाएगा, सब एवरीथिंग। बट इतना ही नहीं, सब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन विद विद जो है आपका अलग अलग भाषाओं में इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अभी ये तो हिंदी में है ना साहब, ये डॉक्यूमेंट तो हिंदी में है। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये अस्सामीज में चाहिए आप, मैं सिर्फ अस्सामीज सेलेक्ट कर लूँगा, तो पूरा डॉक्यूमेंट अस्सामी में बन गया। अब समझो आपको लगा नहीं मुझे असमी में कोई, ये ओडिया में चाहिए, तो जब ओडिया सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट देखिए पूरा ओडिया में बन गया। समझो आपके पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉग है, आपको लगा कि जैसे मान लीजिए कोई आर्टिकल है इंग्लिश में और उसको हमें हिंदी में पढ़ना है, देखिए मैं क्या करूँगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं कुछ टेक्स्ट इमेज ये सब ले लूँगा। एग्जाम्पल देखिए ये ऐसा टेक्स्ट के साथ है ना सर। अब इसमें मैं सिंपली जाके मैं ये पूरा समझे, ये पूरा विषय मुझे चाहिए, तो ये पूरा विषय ऐसा ले लूंगा। एक कोई खोल के क्लिक कर लीजिए। हाँ ये दिखाऊंगा ना, देखियो मैं इस पे उसको सिर्फ इंग्लिश में है ना साहब, देखो इधर हटा है उधर हट गया। जब मैं इसको पेस्ट किया देखिए दूसरा लैंग्वेज में आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पढ़ना भी नहीं आता ओडिया, और रियल टाइम हो रहा है। रियल टाइम देखो विद हिंदी में करके दिखाइए, मुझे तो असमीज आती नहीं। हाँ ये ठीक है, मैं हिंदी में दिखा दूंगा आपको। ओडिया था
क्योंकि जब मैं हिंदी में कर लिया, देखिए वो पूरा इंग्लिश में पूरा हिंदी में आ गया। बट अभी दूसरा चीज़ भी है, समझो आपको कुछ लिखना है तो हमारा पास एक वर्चुअल कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड में जाएंगे, मैं तो तेलुगु भाषी हूँ, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता। अच्छा। मैं देखिए कैसा लिखूंगा, हाँ? मैं बोल दूंगा बस, मेरा नाम बुद्धा चंद्रशेखर, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आ गया। अब मुझे किधर चाहिए उधर मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा, इसको पेस्ट कर लूँगा बस। तो इसमें ये बहुत पावरफुल टूल है, इसमें ये सब चीज़ है। बट अभी आपको लगा रहेगा ये ठीक है, बट यूट्यूब में एक वीडियो है, आप वो वीडियो को लेके आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, देखिए मैं कैसा करूँगा। आपके सामने एक वीडियो लेके करूँगा, हाँ? ये हिंदी में वीडियो है, हाँ? ये छोटा वाला मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, प्रधानमंत्री जी मोदी का गारंटी के बारे में बात कर रहे थे, हाँ? ये थोड़ा देखिए, हाँ? जी फिर हिंदी में बोल रहे थे, सब लोग ताली बजा रहे थे बैकग्राउंड में, करेक्ट। ये वीडियो लेके मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, देखिए, हाँ? ये हिंदी में बात हो रहा है ना, तो अब मैं इसको आपको भारत चूप पे जाएंगे आप, इधर आप दे देंगे, बताएंगे कि ये हिंदी में है, ठीक है ना जी। ये मुझे एग्जाम्पल मराठी में चाहिए, हाँ, और गुजराती रखेंगे, हाँ। अब प्रधानमंत्री जी हिंदी में बात कर रहे हैं ना, वो गुजराती में सबको सुनाई देगा, ताली क्या बज रहा वो भी बैकग्राउंड में आ जाएगा। समझो कोई नाच रहा, कोई कुछ कर रहा, गाना कर रहा, सब इसमें बैकग्राउंड में आ जाएगा। इतना कतई ये नहीं लगेगा कि ये ट्रांसलेटेड है ना, एकदम नेचुरल लगेगा जैसा है। सुनिए, प्रधानमंत्री जी खुद गुजराती में बात कर रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। 3G टर्म ત્રીજી ટર્મમાં જગતનું પ્રથમ 3 અર્થશાસ્ત્રમાં એક નામ ભારતનું હશે, એટલે કે कितना सही है, तो गुजरात के दर्शक ही बता पाएंगे, मगर देखने में अच्छा लग रहा है ये इनिशिएटिव वाला। तो ये इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। हाँ, ये अनुवादनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ACT का इनिशिएटिव है, तो ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि सरकार के जो इनिशिएटिव होते हैं इस तरह के वो लोगों तक जाने चाहिए, काफ़ी यूज़फुल है। तो काफ़ी सारे स्टॉल्स हमने देखे और अब हम आखिरी स्टॉल पे आ गए हैं, जिसका कि नाम है गोवर्धन इको विलेज, आत्मनिर्भर पालघर। इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये किस बारे में है गोवर्धन इको विलेज। आप यहाँ पर हैं, क्या नाम है आपका? ऋतुपर्णा दे। ऋतुपर्णा जी, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ इस स्टॉल के बारे में, ये जो हमने नाम पढ़ा गोवर्धन इको विलेज, किस बारे में, क्या काम है? ये गोवर्धन इको विलेज एक UN अवॉर्डेड प्रोजेक्ट है। हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, एक फिलॉन्थ्रोपिक आर्म है इस्कॉन का। हम इसे एक फिलॉसफी जो कहते हैं, हम 3S पे काम करते हैं, वो है स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट। तो स्पिरिचुअलिटी हम इसके इथॉस है वे ऑफ लाइफ, जिसमें आपको विजडम, आयुर्वेदा और योगा। तो आप आके इको रिसोर्ट में, वहाँ पे रिट्रीट है, वहाँ पे आप रह सकते हैं। जब आप रह रहे हैं वो एक खुद ही सक्षम है, सेल्फ सस्टेनिंग है, इट इज़ अ सर्कल इकोनॉमी। तो वहाँ पे जैसे टेम्पल टर्न हो गया, वो एक टेम्पल्स हैं, वहाँ पे गौशाला है, वहाँ पे सब कुछ सोलराइज्ड है। और इसके अलावा हम चूँकि पालघर में है ऑपरेशनल, तो हम लोग उसके आसपास के जितने भी ज़िले हैं, विलेजेस, उनके साथ काम करते हैं। जैसे अगर आप ये देख लीजिए, फार्मर डेवलपमेंट सीड्स फॉर लाइफ का प्रोग्राम है, ये हमारा गवर्नेंस इनिशिएटिव है। जो भी हमारा जो डेमो प्लॉट है, हम उसमें जो भी सीड्स हैं जो आज उसी एरिया में कल्टीवेट हो सकते हैं, हम उसको प्रमोट करते हैं। और इसमें हम फार्मर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। ये पालघर के इर्द गिर्द करते हैं, पालघर में। और हेल्थ केयर में हम लोग जैसे अनीमिया और स्टंटेड चिल्ड्रन, वो वहाँ का एक डीप रूटेड इश्यू है। पालघर लगता तो है कि मुंबई के एकदम पास है, पर वहाँ पे 90% ऑफ द पॉपुलेशन वो ट्राइबल है।
चूँकि ट्राइबल है, पर उनको वहाँ पे हम सोच नहीं सकते हैं कि वहाँ के बच्चों ने कभी दूध नहीं पिया है। मैं उस जगह जाके आश्रम में मैं जाके मिल चुकी हूँ उन बच्चों से स्कूल में जिन्होंने कभी भी अपनी माँ के दूध के बाद और दूध नहीं पिया है। तो वो उनकी न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। हम लोग उनकी न्यूट्रिशन पे, मिनिमम डाइटरी न्यूट्रिशन पे हम काम करते हैं। सिर्फ ये नहीं, ये हेल्थ हो गया, लाइवलीहुड में हम उनके स्किलिंग पे काम करते हैं। वो बच्चे जैसे जो लोग उनके पेरेंट्स हैं, उनकी माताएं हैं, उनकी स्किलिंग के लिए वोकेशनल स्किलिंग हो गया। ये एक हमारा इस्कॉन और जीविका प्रोग्राम था यूनाइटेड नेशंस के साथ, जहाँ के वहाँ के बच्चे डिफरेंट कंट्रीज, 20 कंट्रीज़ में वो लोग जाके वहाँ पे इन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया। और इसके साथ जैसे मैं कह रही थी आश्रमशाला, ये आश्रमशाला है, वहाँ के ट्राइबल बच्चों को हम लोग वहाँ पे कैसे उनका जो है नॉलेज हम लोग विकसित कर रहे हैं। वहाँ पे भी हमने फ़िलहाल अभी तक 65,000 बच्चों के साथ हमने काम किया है। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, लाइब्रेरीज हमने अपग्रेड किए हैं। वहाँ पे बाल सांसद जो है कार्यक्रम वो पहले नहीं था। एटलीस्ट बाल सांसद से क्या होता है, वो लोग खुद को डिसीजन मेकिंग क्षमता में वो ला पाते हैं। उसके साथ हम ये कहते हैं और वो प्राउडली क्लेम करते हैं कि हम लोग ऐसी एक लिविंग लैब है जहाँ पे हम लोग 17 SDG गोल्स मीट कर सकते हैं। हर कोई काम तो करता है, पर हर कोई 17 के 17 SDG गोल्स नहीं मीट कर पाता। किस तरह के गोल्स हैं उसमें? तो UN एक्रेडिटेड प्रोग्राम है और हम कहते हैं कि UN में 17 SDG गोल्स हैं, राइट फ्रॉम पॉवर्टी, हाँ, ये राइट फ्रॉम पॉवर्टी टू पार्टनरशिप गोल्स। और हमारा जो कार्यक्रम है ये इको विलेज which will help you maintain or meet all the SDG goals। हम आपको डेवलप करवा सकते हैं कैसे एक इको विलेज सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे कैसे रन कर सकता है। और तो नॉर्मल लोग भी आते हैं वहाँ पर विजिट करते हैं रहने के, देखने के लिए। ये वहाँ पे हमने एक मिनी वृंदावन भी बनाया हुआ है। और इसके वहाँ पे एक रिट्रीट सेंटर तो हुआ ही, तो वहाँ पे आके आपने मिनी वृंदावन तो देखा ही, पर वहाँ पे ये भी है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति हमने जो पिछड़े हुए इलाके के हैं, वो फार्मर कह लीजिए या बच्चे कह लीजिए, कम्युनिटी, हमने उनका भी कैसे विकास किया। एक फार्मर जैसे ये सीड फॉर लाइफ का प्रोग्राम है, वो उसकी एनुअल इनकम थी 8,000 रुपये, तो वो कैसे विकसित हुई। 8,000 से वो 5 टाइम्स 6 टाइम्स उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इको विलेज अभी फिलहाल पालघर में तो है ही, पर हम लोग ब्रज में भी काम कर रहे हैं, बनारस में। तो वहाँ पे जितने भी कुंड है, तो अभी फिलहाल हमने प्रिया कुंड को रिस्टोर किया है। तो ये भी बहुत आपके में पालघर से इनिशिएटिव शुरू हुआ है जो कि अब बनारस पहुंचा है और जगह भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक तरीके से आप एक पूरा गांव गोद ले रहे हैं, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। और हम वहाँ भी मदद कर सकते हैं कि अगर किसी के पास ज़मीन है, वो इको विलेज बनाना चाहते हैं, तो हम एज ए नॉलेज पार्टनर आ सकते हैं, हम एज एन इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर आ सकते हैं। आप आके हमारे साथ क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वो आके हमारे साथ हमारे पालघर में आके वो एक्सपीरियंस करें। पहले मैं तो ये इनवाइट करूँगी कि वो आए, पालघर में एक्सपीरियंस करें कि कैसे इको विलेज चलता है, कैसे सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे है। वो आके हमारे साथ फिर बात करें और हम लोग, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, और ये हम इसको क्यों कहते हैं लिविंग लैब, कि ये एवर चेंजिंग है। आज हमें लगा कि नहीं, जब हमने स्थापित किया था तब हमने मंदिर से शुरुआत की थी, पर आज वहाँ पे क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो कभी लगा कि सोलराइज करते हैं, फिर सोलराइजेशन हुआ, फिर पब्लिक हेल्थ सेंटर सेटअप हुआ, फिर वहाँ से बढ़ते हुए आज कार्यक्रम कहाँ तक। तो फिर हम लोग वही, जैसे आपने सही कहा कि हम लोग पालघर से हम लोग वृंदावन आ चुके हैं, और हम लोग चाहेंगे, और इस्कॉन है तो वृंदावन कृष्णा कॉन्शियसनेस है, तो हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो पर हम कृष्णा तो सब जगह, हम भारत में कहीं भी हम ये काम तो आप सब लोग कांटेक्ट करते हैं इस तरह के इनिशिएटिव के लिए कि हमें भी करना है? बिल्कुल, हमारे पार्टनरशिप्स हैं, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स भी हैं, हम सरकार के साथ काम कर रहे हैं। हमारे काम कर सरकार, जैसे ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो हम उनके भी महाराष्ट्र में जितने भी काम हो रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ पे पालघर में 90% इनहैबिटेंट्स हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, पर लगता तो है कि एकदम विकसित इलाके में है, पर हाँ, वो
रियलिटी है कि 90% पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए अभी भी बहुत काम करना बाकी है। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि कई स्टॉल्स हमने विजिट किए और कई तरह के इनिशिएटिव्स जो सरकार की तरफ से और गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से किए जा रहे हैं उनके बारे में आपको बताने की कोशिश की। आपने शुरुआत में देखा कि कैसे प्याज को 6 महीने से ज़्यादा समय तक स्टोर करने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मेट्रो के प्रोजेक्ट देखे आपने, उसके अलावा आपने ट्रांसलेशन वाला जो देखा होगा वो आपको काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। कुछ ऐसी योजनाएं जो मुझे लगता है जनता तक पहुंचनी चाहिए। ऐसी और योजनाएं, ऐसे और कार्यक्रम हम लगातार कवर करते रहेंगे और TV9 पर आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी। शुक्रिया।